सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और इतिहास का पाठ 5 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है सन 1857 का विद्रोह। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 5। पाठ का परिचय। विद्रोह की प्रकृति, विद्रोह की प्रमुख घटनाएं, क्रांति की असफलता के कारण, अन्य चर्चित आंदोलन, विद्रोह की असफलता के कारण, विद्रोह के कारण, विद्रोह के दमन, परिणाम, 1857 का विद्रोह एक आंकलन के रूप में देखेंगे, कुलीन तथा कृषकों की सहभागिता, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, 1857 में हुआ विद्रोह काफी इतना विस्तृत था कि जिससे कि ब्रिटिश शासन की जो नींव थी, जो हमारे भारत में जबरदस्ती अधिकार करके बैठे हुए थे मजबूती से, उनकी नींव हिल गई थी। किससे? 1857 की क्रांति से उनकी नींव हिल गई। ठीक है, तो देखिए 1857 की जो क्रांति रही है उसके बहुत सारे कारण रहे हैं। 1857 के जो विद्रोह हुए हैं वो उसके बहुत सारे कारण रहे। ठीक है, विद्रोह हुए हैं, इस तभी एक क्रांति आई, एक परिवर्तन आए लोगों की सोच में, भारतीयों की सोच में। कहाँ वो अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे, कहाँ उनकी सोच में परिवर्तन आया, एक विद्रोह, एक विचार आया। वो क्यों आया? उसके कई सारे कारण रहे, जो उनके अंदर जागरूकता जागी अपने देश के प्रति, अपने देश की आजादी के प्रति। विद्रोह की प्रकृति कैसी थी? देखिए बच्चों, विद्रोह की प्रकृति आज भी विवादास्पद है। देखिए, इस विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष माना जाता है, आजादी की पहली लड़ाई मानी जाती है। यह विद्रोह केवल ब्रिटिश सेना के असंतुष्ट भारतीय टुकड़ियों का काम नहीं था। संघर्ष में मरने वाले लोगों में जनसाधारण की संख्या किसी भी प्रकार ब्रिटिश सेना के मरने वाले भारतीय सैनिकों की संख्या से कम नहीं थी। इन तथ्यों के बावजूद तत्कालीन उस समय के जो ब्रिटिश प्रशासकों ने इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी। निसंदेह यह विद्रोह एक संगठित आंदोलन था। सैद्धांतिक रूप से यह विद्रोह विदेशियों के विरुद्ध किया गया था तथा स्वतंत्रता के लिए इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था। तो इनके मतलब ब्रिटिश ये सोचते थे कि देखो सैनिकों के साथ कुछ ऐसे अत्याचार किए तो इसलिए ये सैनिक विद्रोह, लेकिन ये सैनिक विद्रोह नहीं था। अंग्रेजों ने देश के हर एक वर्ग पर अत्याचार किया, उन सभी का एक संगठित आंदोलन था, ना कि एक सैनिक विद्रोह। तो इस पे भी एक विवादास्पद रहा है कि किसी ने कहा सैनिक विद्रोह है, किसी ने कहा हिंदू और मुसलमानों का कोई धार्मिक विद्रोह है। तो इस तरह से ये चीजें मतलब अलग अलग मतभेद रहा, लेकिन देखा जाए तो निसंदेह यह विद्रोह एक संगठित, सबका मिला जुला, सभी धर्म इसमें शामिल थे, सबने मिलजुल कर ये विद्रोह किया था। विद्रोह के कारण देखिए, सामाजिक कारण में देखिए, पाश्चात्य संस्कृति तथा ब्रिटिश सामाजिक नीतियों का प्रभाव संपूर्ण भारत समाज के लिए घातक सिद्ध हुआ। सती प्रथा की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह, हिंदू द्वारा ईसाई धर्म अपनाने पर भी उनकी संपत्ति के अधिकार बने रहना जैसे सामाजिक सुधार उपाय, देशी शिक्षाओं के स्थान पर पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन, रेलवे तथा टेलीग्राफ प्रारंभ करना, ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू धर्म का तिरस्कार आदि पारंपरिक भारतीय समाज के ताने बाने को क्षति पहुंचाने वाले कारक माने गए। इससे लोगों में भय की मनोवृत्ति उत्पन्न हुई। देखा जाए तो देखो समाज सुधार में कुछ चीजें ऐसी हुई हमारे अनुसार, हम पढ़े लिखे हैं, हम देखे जाए तो देखो सती प्रथा का ये सब जो अंत हुआ, जो कुछ बुराइयां जो समाप्त हुई ना, इन्हीं के समय में हुई थी, अंग्रेजों के समय। क्योंकि ब्रिटिश शासन चल रहा था। ब्रिटिश ने जिस पर कानून बना दिया कोई भी बुराई के ऊपर, जैसे कि देखिए सती प्रथा पर क्या है, एक दंडनीय कानून बना दिया, कोई सती प्रथा करेगा तो उसपे क्या है, सजा मिलेगी उसको। तो लोगों ने देखा जाए तो सामाजिक कुरीतियां तो समाप्त हुई, लेकिन शोषण भी हुआ, हिंदुओं का शोषण किया गया, उनका तिरस्कार किया गया, जबरदस्ती उन्हें दूसरे धर्म को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, और जो भारत की जो भाषा है, जैसे कि संस्कृत, हिंदी, उर्दू, जो भारतीय भाषा है, उनका तिरस्कार किया गया। और ब्रिटिश चाहते थे कि उनको जो शिक्षा, मतलब भारतीयों को शिक्षित करना है तो पाश्चात्य शिक्षा में उनको शिक्षा दी जाए, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। किसने? ब्रिटिश ने। तो सामाजिक कारण ये हुए।
सामाजिक कारण तो हुए, देखो सती प्रथा की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह हिंदुओं द्वारा, देखो ये हमारे अनुसार तो सही है, लेकिन उस समय जो रूढ़िवादी लोग थे कुछ, तो इस चीज को वो गलत मान रहे थे कि कैसे ये हमारे धार्मिक परिवर्तन कर रहे हैं, है ना। तो इस बात से क्या था, समाज उस समय के लोग थे जागरूक हो गए कि नहीं, ये अंग्रेज तो हमें जीने नहीं देंगे, तो हमारी धर्म और हमारी भाषा के ऊपर भी अपना ही राज थोप रहे हैं, तो चलो अब इनके खिलाफ अब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर राजनीतिक कारण देख लीजिए। ब्रिटिश शासकों की विजय तथा अधिकार करने की नीतियों ने भारतीय शासक वर्ग तथा भारतीय लोगों की भावनाओं को भी प्रभावित करा। ठीक है, ब्रिटिश शासन क्या करते थे, भारतीय साम्राज्य को अपने साम्राज्य में अपनी ओर छीन कर मिला लेते थे। उन राज्यों के मंत्रियों, दरबारियों, अधिकारियों, सैनिकों की नौकरियां छिन जाती थी। राजनीतिक नियंत्रण के पश्चात अपनाई गई नीतियों से औपनिवेशिक सरकार के हितों का ही संरक्षण किया गया। इससे इससे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पेशवा दत्तक पुत्र नाना साहब, अवध के नवाब मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, राजपूत नेता कुंवर सिंह आदि भारतीय शासक जो थे अलग अलग क्षेत्रों में क्रुद्ध हो गए। ठीक है, क्योंकि इनके क्षेत्र इनसे छीने जा रहे थे, जो इनके राजनीतिक क्षेत्र थे जहां पर ये यहाँ के नेता थे, जहां वो क्षेत्र इनके अंतर्गत आते, तो ये सभी कहते हैं बड़े बड़े भारतीय शासक रहे हैं। ये क्या है, इनके खिलाफ हो गए अंग्रेजों के, तो इनके दिमाग में आए नहीं, हम अब लड़ाई करेंगे, स्वतंत्रता मांगेंगे, अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, हम इनके नीचे नहीं रह सकते दबकर। तीसरे नंबर पर आ जाइए आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में बहुत से जमींदारों की भूमि के अधिकार छीन लिए गए थे। अवध में भी अनेक धनाढ्य तालुकेदारों के भूमि के स्वामित्व में छीन लिए गए, जिससे निर्धन हो गए और क्या आर्थिक स्थिति खराब हो गई। राजस्व बंदोबस्त की गई व्यवस्थाओं के अंतर्गत साधारण किसानों को भी भारी हानि हुई। प्रत्येक बंदोबस्त के साथ उनकी निर्धनता बढ़ती गई। यानी राजस्व बंदोबस्त यानी किसानों से राजस्व बंदोबस्त का अर्थ है किसानों से अधिक कर वसूले गए, जिससे कि किसान ग्रामीण ऋणग्रस्त हो गए। जो ग्रामीण में जो किसान होते थे वो क्या हो गए, ऋणी हो गए। कारीगरों तथा देशी व्यापारियों की आर्थिक दशाएं क्या हो गई, चिंताजनक हो गई। प्रारंभ से ही ब्रिटिश वाणिज्यिक नीतियां अधिकतम लाभ कमाने की दिशा में कार्यरत थी। वो चाहती थी कुछ भी होता रहे, वो अपनी औपनिवेशिक क्षेत्रों पर अपना व्यापार करने से मतलब था, लाभ कमाने से मतलब था, वहां के लोग ऐसा चाहे कुछ भी होता रहे, इस बात पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, केवल वो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे। इससे भारतीय हस्तशिल्प उद्योग भी पूर्णतः बर्बाद हो गए। जब उन्होंने बड़े बड़े उद्योग लगाने शुरू कर दिए और केवल कच्चा माल की पैदावार करते थे भारत से, और बाहर जाके वो अपने उद्योग में उस कच्चे माल से कई सारी वस्तुएं बनाते थे। ठीक है, इसकी वजह से क्या, अब हाथ की दस्तकारी, हाथ से बनाई जाने वाली चीजें क्या हो गई, बर्बाद हो गई। और फिर इस तरह से जो ये हस्तशिल्प व्यवसाय, जो भारतीयों का जो व्यवसाय था वो समाप्त होगा, और फिर वो अपने आजीविका के लिए किसकी तरफ लौटे, कृषि की तरह। और वहां पर कृषि के भी हालत बहुत खराब थे, किसानों के हालत भी बहुत खराब थे। तो इस वजह से ये लोग भी आगे बढ़े स्वतंत्रता के लिए। ये सब इन सभी मतलब ये लोग इन सभी परेशानियों से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से इनमें क्या हुई, ये सभी किसमें शामिल होते चले गए, किसान हुए, है ना, और बड़े बड़े शासक हुए, भारतीय शासक, है ना ये। और सामाजिक कारण से भी लोग क्या हुए, स्वतंत्रता में शामिल हो गए। 1857 की क्रांति के कारण बता रहे हैं, जिसमें कि ये लड़ाई जागी अंग्रेजों के खिलाफ। चौथे नंबर पे आ जाइए सैन्य कारण। ब्रिटिश साम्राज्य भारतीय सैनिकों की वफादारी पर आधारित था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य भारतीय सैनिकों की वफादारी पर आधारित था, किंतु सेना में उन्हीं सैनिकों का ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रत्येक प्रकार से दमन किया जा रहा था। उन्हें वेतन के रूप में बहुत कम धनराशि मिलती थी। ठीक है, साहस और युद्धों में योग्यतापूर्ण प्रदर्शन के लिए कभी भी पुरस्कार नहीं मिलता था। किसे, भारतीय सैनिकों को प्रत्येक स्थिति में उनकी धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाई जाती थी। ठीक है, संख्या की दृष्टि से वे ब्रिटिश सैनिकों की अपेक्षा श्रेष्ठ थे। डलहौजी के वापस लौटने पर
कब वापस लौटा? 1856 ईस्वी में। डलहौजी के वापस लौटने पर भारतीय सेना में मात्र 45,000 ब्रिटिश सैनिक थे, जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या 2.33 लाख। ऐसी स्थिति में जनरल सर्विस एलिस्टमेंट एक्ट 1856 ईस्वी में लागू हुआ, जिसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय सैनिक को आवश्यकता पड़ने पर कभी भी सेवाएं देनी पड़ सकती थी, कभी भी उनको काम के लिए तैयार हो जाना पड़ता था। ब्रिटिश के अंग्रेजों के आदेश पर ऊंची जाति वाले हिंदू रंगरूटों को समुद्र पार जाकर नौकरी करने की शर्त से विक्षुब्ध कर दिया, क्योंकि समुद्री यात्रा को एक सामाजिक निषेध माना जाता था। तो इस तरह से ऊंची जाति वाले हिंदू जो थे रंगरूटों को समुद्र पर पार जाकर नौकरी करने की शर्त को, मतलब मजबूरन उनको वहां पर जाना पड़ता था नौकरी करने के लिए, और ये मजबूर हो जाते थे, क्योंकि ये एक्ट जो आ गया था, अंग्रेज चाहते थे कि मतलब कभी भी किसी भी तरह का कार्य अगर उन्हें दे दिया जाता था तो उन्हें करना पड़ता था। ठीक है, और इस तरह का कार्य भारतीयों पर क्या पड़ा, इसका बुरा प्रभाव पड़ा। इसके लिए सैन्य कारण सामने आया, क्योंकि देखो एक तो धनराशि कम मिलती थी, उनका शोषण अधिक होता था, ठीक, और उनसे काम ज्यादा निकाला जाता था। ठीक, चलिए अब 5वें नंबर पे आ जाइए, तत्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, सेना में नई एनफील्ड राइफलें लाई गई। तो जब देखिए, वैसे तो ये कारण काफी समय से चल रहे थे, काफी अत्याचार हो रहे थे, हर वर्ग को काफी परेशानी से जूझना पड़ा, लेकिन 1857 की क्रांति से पहले जो सबसे बड़ा कारण रहा है, 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण जो अंत में हुआ था, सेना में नई एनफील्ड राइफलें लाई गई थी, जिनके कारतूसों पर पशुओं की चर्बी लगाई गई थी। कारतूस को खोलने के लिए दांतों का प्रयोग होता था, जो राइफलें बंदूक होती थी उसको खोलने के लिए दांतों का प्रयोग होता था, और उस कारतूस पर चर्बी लगाई गई थी। कैसी? जैसे हिंदू जो है गाय को अपनी माता मानते हैं, और इस्लाम धर्म में सुअर की चर्बी को हराम माना जाता था। तो मुसलमानों के लिए इस्लाम धर्म के अंदर उन राइफलों में जो मुसलमानी सैनिक थे और हिंदू सैनिक थे, उनके लिए मुसलमानों के लिए तो क्या होता था, जो चर्बी होती थी जानवर की, सुअर की चर्बी का, वो लगाया जाता, ताकि वो मुंह से खोल के उनका धर्म भ्रष्ट हो। बाकी हिंदू हिंदू सैनिकों की राइफल में गाय की चर्बी लगाई जाती थी, ताकि इनका भी धर्म भ्रष्ट हो। ठीक है, क्या हो जाता है फिर, इस बात से परेशान होकर सैनिकों का दिमाग घूम गया, और फिर उन्होंने वहीं से शुरुआत कर दी कि अब देखो, अब ये जो घड़ा भर चुका है सहने का, अब इतनी हद तक बढ़ गए कि हमारा धर्म तक ये मिटाने के लिए तैयार है। तो इसलिए 1857 की क्रांति पुरजोर हो गई उस। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय सैनिकों को ऐसा करने के लिए विवश किया। यह विद्रोह का तात्कालिक तथा सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो तुरंत जब इस बात का पता चला तो चारों ओर से शोर मच गया, चारों ओर से देश की आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई जाने लगी, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए जाने लगे। मतलब बहुत तेजी हो गया विद्रोह की रफ्तार। अब आ जाइए विद्रोह की प्रमुख घटनाएं। विद्रोह की प्रथम चिंगारी बंगाल के बैरकपुर नामक स्थान पर मार्च 1857 ईस्वी में भड़की। सबसे पहले चिंगारी जो भड़की, ठीक है। तात्कालीन कारण पूछा जाए तो यही है, कारसूत, ये एनफील्ड राइफलों पर कारसूतों पर पशुओं की चर्बी लगाई गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरा भारत में स्वतंत्रता की दौड़ उमड़ गई। ठीक, सबसे पहले जो चिंगारी थी बंगाल के बैरकपुर नामक स्थान पर 1857 में हुई। ठीक है, जहां एक भारतीय सिपाही मंगल पांडे ने रेजिमेंट के ब्रिटिश अधिकारी को गोली से मार दिया। रेजिमेंट को तुरंत भंग कर दिया गया। विद्रोह भड़कने की सूचना आग की भांति फैल गई। 10 मई 1857 में वास्तविक विद्रोह मेरठ में फैला। वास्तविक रूप से जो शुरुआत मेन जो हुआ था, वास्तविक रूप जो हुआ सबसे पहले मेरठ में फैला। कुछ भारतीय सैनिकों को चर्बी मड़े कारतूसों का प्रयोग करने में मना करने के लिए बंदी बना लिया गया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी, इस बात से कि कैसे वो हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाह रहे, इस तरह की हरकत करके। तो
सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। गुस्से में क्रोधित होकर उनके घर जला दिए गए तथा बंदियों को मुक्त करा दिया। ठीक है, जो उन कारतूतों को मुंह से नहीं तोड़ना चाहते थे, नहीं निकालना चाह रहे थे, उनको बंदी बना लिया गया। तो फिर अन्य जो सैनिक वहां पर आकर उनको उन बंदियों को मुक्त कराकर ब्रिटिश अधिकारियों की उन्होंने हत्या कर दी। सैनिकों ने मेरठ से दिल्ली की ओर कूच किया, दिल्ली की ओर चले। अल्पावधि में ही विद्रोह सतलुज नदी से नर्मदा नदी तक तेजी से फैल गया। दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बनारस, झांसी तथा राजस्थान एवं बिहार में क्रांति के अनेक केंद्र ये बन गए। वहां पे सब जगह स्वतंत्रता की जो 1857 की क्रांति थी, सब जगह फैल गई। कुंवर सिंह ने बिहार, नाना साहब ने कानपुर, अवध के नवाब के साथी अहमदुल्ला ने लखनऊ तथा मुगल सम्राट के साथ ही फिरोज शाह ने दिल्ली में विद्रोह का दिशा निर्देश दिया। अलग अलग स्थानों में अलग अलग शासक, भारतीय शासक ने इस विद्रोह को बढ़ावा दिया और इसका नेतृत्व किया। नाना के समर्थक तात्या टोपे ने ग्वालियर तथा रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह का झंडा लहराया। कैसा विद्रोह? अंग्रेजों के खिलाफ। विद्रोह का दमन प्रारंभ से ही ब्रिटिश नीति विद्रोह को सीमित करने की थी। पंजाब की सिख रेजिमेंट विद्रोह से अलग रही। पंजाब जो थी सिख रेजिमेंट विद्रोह से अलग रही। इसी प्रकार राजस्थान के अनेक भाग, दक्षिणी भारत तथा कश्मीर ब्रिटिश नियंत्रण में बने रहे। तो यहाँ पर विद्रोह नहीं हो रहा था, ये क्या थे, ब्रिटिश नियंत्रण में बने रहे, बाकी जगह विद्रोह छिड़ गया था। इन रणनीति लाभों के अतिरिक्त हैदराबाद के निजाम, भोपाल की बेगम, नेपाल के राजा तथा मराठा नेता सिंधिया ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए आगे आए। तो ये सब क्या थे, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे। जनरल निकलसन के नेतृत्व में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया गया। वृद्ध बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगूर भेज दिया गया। उसके दोनों पुत्रों तथा पौत्रों को मार दिया गया। इसी प्रकार लखनऊ भी ब्रिटिश सेनापति कॉलिन कैम्पबेल के हाथों पराजित हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरतापूर्वक लड़ते हुए ग्वालियर में शहीद हो गई। उसके साथ तात्या टोपे को पकड़कर फांसी दे दी गई। कुंवर सिंह भी युद्ध में मार दिए गए। नाना साहब पराजित होकर नेपाल भाग गए। इसी प्रकार स्वतंत्रता के प्रथम संघर्ष 1857 ईस्वी का अंत हुआ। ब्रिटिश शासकों के लिए यह भारत पर पुनर्विजय थी। तो देखो, विद्रोह का दमन इस तरह से हो गया क्योंकि हमारा देश क्या था, एकता नहीं थी। कुछ राज्य क्या थे, ब्रिटिश के नियंत्रण में थे, उनकी सहायता कर रहे थे, जिसकी वजह से कमजोर पड़ गया। और जो शासक विद्रोह के साथ आगे बढ़ रहे थे, उनको इस तरह से किसी की तो मृत्यु दी गई, किसी को कैद कर लिया गया, किसी को दूसरे स्थान भेज दिया गया। कोई शहीद में लड़ते लड़ते शहीद हो गया। जैसे रानी लक्ष्मीबाई क्या हो गई, शहीद हो गई लड़ते लड़ते। तो इस तरह से विद्रोह का दमन हुआ। क्रांति की सफलता के कारण यद्यपि क्रांतिकारी बहादुर पूर्वक लड़े, परंतु उनके युद्ध कौशल में एक बहुत बड़ी कमी थी। उनमें संगठित नियंत्रण नहीं था तथा वे संयुक्त मोर्चा बनाने में भी समर्थ नहीं हो सके। लोग क्रांतिकारियों की सहायता के लिए आगे आए। वे ठीक प्रकार से ये भी नहीं जानते थे कि इतने विशाल विद्रोह के समय कैसा व्यवहार करना चाहिए। भारतीय सिपाही वीरतापूर्वक लड़े, लेकिन बिना किसी कुशल संगठन और आधुनिक हथियारों के वे क्या हो गए, असफल हो गए। विद्रोह छिड़ने से पूर्व कोई योजना नहीं बनाई गई, किसी तरह की प्लानिंग नहीं हुई। इसीलिए अधिक कुशल ब्रिटिश फौजों तथा कुशल सेनापतियों ने अधिक देखो, ब्रिटिश के जो सेनापति थे और जो फौज थी वो क्या थी, कुशल थी, जिसकी वजह से भारतीयों पर वो हावी हो गई। ठीक है, क्रांतिकारियों को बहुत आसानी से पराजित कर दिया इन्होंने। इस प्रकार यह विद्रोह समय से पूर्व ही सिमट कर गया। ये विद्रोह समय से पूर्व ही मतलब अपनी सफलता प्राप्त करने से पहले सफलता प्राप्त करने से पहले ही समाप्त हो गया। तो इस तरह से ये कारण थे, क्योंकि कोई भी चीज़ है, पहले हम उसकी क्या करते हैं, हमारे पास साधन होने चाहिए और कुशलता पूर्वक हमें संगठन एकता होनी चाहिए और हमें प्लानिंग होनी चाहिए, योजना बनाना चाहिए, जब भी जाके हम उस लक्ष्य में सफल हो सकते हैं। पर ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति क्या हो गई, असफल हो गई। विद्रोह के परिणाम देखिए। अब परिणाम क्या हुए,
विद्रोह के कारण भारत पर शासन करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 ईस्वी में ब्रिटिश ताज पर स्थानांतरण हो गया। अब क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब क्या हुआ, 1 नवंबर 1858 को महारानी की घोषणा के साथ देश में नया शासन शुरू हो गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार की ओर से यह इच्छा प्रकट की गई कि इसके द्वारा हमारी साम्राज्य बढ़ाने और भारतीय राजाओं के अधिकार, शान और सम्मान वृद्धि करने की मंशा नहीं है। इस घोषणा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों की सहायता हृदय से करना चाहती है। मतलब ये झूठे वादे किए गए, झूठे विश्वास कराए गए, मात्र क्या थे, ये वायदे ही बन के रह गए। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया विद्रोह के द्वारा। अब देखिए, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है जो चीजें बताई गई, ठीक है, बल्कि और चीजें बिगड़ गई। विद्रोह के द्वारा एक खाई उत्पन्न हो गई विदेशी और भारतीयों के बीच में, ठीक है। जो कभी पार्टी क्या है, वे कभी भी ना पार्टी जा सकी, उस खाई को कभी मिटाया ना जा सका। फिर तो चीजें और बढ़ती चली गई। इस प्रकार राष्ट्रीय जागरण का आरंभ हुआ। अब क्या है, भारतीय समझदार हो गए थे, इनकी बातों में नहीं आ रहे थे, इनकी बातों पे, इनके विश्वास में नहीं आ रहे थे। एक नया जागरण उत्पन्न हो गया, एक मतलब भारतीयों में जागरूकता उत्पन्न हो गई। वो लगातार कोशिश करते रहे देश को आजाद करने के लिए। 1857 की क्रांति के बाद लगातार प्रयास किए गए, ठीक है। अन्य चर्चित आंदोलन देखिए जो उस समय बहुत चर्चित थे। सन 1858 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों का प्रथम सशस्त्र विद्रोह नहीं था। किसानों तथा आदिवासियों के विद्रोह का एक लंबा सिलसिला पूरी 19वीं शताब्दी के दौरान जारी रहा, जो ब्रिटिश सत्ता द्वारा उनकी स्वायत्त के विरुद्ध उत्पीड़न का परिणाम था, ठीक है। जो उनकी स्वतंत्रता ब्रिटिश ने छीन ली थी, जो उन पर राजस्व इतना भारी और उनको जबरदस्ती जो मतलब क्या होता था, किसानों से वही फसल या फिर वही उत्पादन करवाया जाता था जो विदेशों में मांग होती थी। तो इस तरह से उनकी स्वतंत्रता छीन ली थी। कुछ अन्य राजनीतिक सांस्कृतिक आंदोलन भी चले, ठीक है, जिन्होंने ब्रिटिश शासकों को 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ही परेशान किया। इस प्रकार जो कुछ प्रमुख विद्रोह हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देखिए, बंगाल में सन्यासियों तथा फकीरों के विद्रोह 1763 ईस्वी में हुआ। सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में वहाबियों के विद्रोह 1830 से 70 ईस्वी में हुआ। बंगाल में दादू मियाँ के नेतृत्व में फौजदारियों के विद्रोह 1837 से 1848 ईस्वी में हुआ। जमींदारों तथा स्थानीय शासकों के विद्रोह हुए। दक्षिणी भारत के जमींदारों के विद्रोह त्रावणकोर में वेलुबुम्बी द्वारा 1808 ईस्वी में, ठीक है, विद्रोह हुआ। किटूर की रानी चेन्नम्मा के विद्रोह 1824 से 30 ईस्वी के बीच हुआ। बुंदेलों के विद्रोह आदि। भील, मुंडा, खासी, संथाल आदि आदिवासियों के भी विद्रोह हुए। ये सभी आदिवासी समुदाय थे, ठीक है। तो देखिए, केवल 1857 की क्रांति तो देखो खुलकर एक बड़े स्तर पर विस्तार रूप से वास्तविक रूप से विद्रोह हुआ। उससे पहले, उससे बाद में काफी विद्रोह चलते रहे अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। अब आज सन 1857 का विद्रोह एक आकलन देख लेते हैं। विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया, पर वो कुछ समय के लिए ही था। उस समय तक भारत में राष्ट्रीयता की अवधारणा विकसित नहीं हुई थी, अतः इसे सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संघर्ष नहीं कहा जा सकता। किंतु यह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष अवश्य था। सन 1849 ईस्वी के प्रारंभ तक विद्रोह को पूर्णतः दबा दिया गया। तब 49 तक पूर्णतः ये विद्रोह दबा दिया गया। विद्रोह के दमन के पश्चात ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने सभी विद्रोहियों को क्षमा दे दिया। केवल उन विद्रोहियों को दंडित किया जिन्होंने ब्रिटिश लोगों की हत्या की थी। जो विद्रोह मतलब कर रहे थे, लड़ाई झगड़े कर रहे थे, उनको तो क्षमा दे दिया लॉर्ड कैनिंग ने, लेकिन जिन्होंने हत्या करी, ब्रिटिश अधिकारियों की जिन्होंने हत्या करी, उनको सजा दी गई। ब्रिटिश लोगों ने इसको कैनिंग की दयाशीलता उपनाम दिया गया। जब कैनिंग ने विद्रोहियों को माफ कर दिया, तो इस तरह से ब्रिटिश लोगों ने कैनिंग की दयाशीलता का उपनाम दिया इस कार्य को, उसके किए गए कार्य को, क्योंकि वह प्रतिरोध लेने में असफल रहा था।
उसने मतलब वही बदला लेने में असफल रहा था। ठीक है, कितने लोगों के उसने विद्रोह के उसमें माफी मांग दी, लेकिन जो जिन्होंने हत्या की उनको दंड मिला। विद्रोह की असफलता के कारण देख लीजिए। अब आ जाइए विद्रोह की असफलता के कारण। सबसे पहले देखिए, विद्रोह विद्रोह जो था स्थानीय रूप से सीमित था। ये पूर्ण देश में व्याप्त नहीं हो सका, जिससे इसे अखिल भारतीय संघर्ष कहा गया। मतलब ये क्या था, कुछ एक स्थानिक क्षेत्र तक सीमित था, पूर्ण देश तक व्याप्त नहीं हो सका। जैसे कि राजस्थान के कुछ भाग, कश्मीर, यहाँ पर क्या था, ये विद्रोह नहीं छिड़ा था। ठीक है, सिंध तथा पंजाब खामोश रहे। राजपुताना ब्रिटिश शासकों का वफादार रहा। कौन? राजपुताना ब्रिटिश शासकों का वफादार रहा। कौन? राजपुताना। दोस्त मोहम्मद जो अफगानिस्तान का शासक था, ब्रिटिश लोगों का मित्र बना रहा। बंगाल में कोई हलचल नहीं हुई। नेपाल के गोरखा तथा ग्वालियर के सिंधिया ने विद्रोह दबाने में ब्रिटिश लोगों की सहायता की। नेतृत्व के अभाव में विद्रोही असफल रहे। झांसी की रानी बहादुर तथा योग्य स्त्री होते हुए भी एक अनुभवी सेनापति नहीं थी। अनुभवी सेनापति नहीं थी। उसका सेनापति बख्त का अदम्य साहसी था, किंतु संपूर्ण अभियान का प्रभारी नहीं था। विद्रोही बहादुर तथा स्वार्थ रहित थे, किंतु अनुशासित नहीं थे। कभी कभी वे अनुशासित सेना की अपेक्षा विद्रोही भीड़ जैसा व्यवहार करते थे। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व का पूर्णतया अभाव था। तीसरा देखिए, विद्रोहियों के पास आधुनिक युद्ध कला के अस्त्र शस्त्र नहीं थे। वे भालों, तलवारों तथा पुरानी किस्म की बंदूकों से लड़े। इसके विपरीत ब्रिटिश लोगों के पास युद्ध के श्रेष्ठ साधन एवं हथियार थे। तीसरा कारण देखिए, जो विद्रोही थे, जो लड़ रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ, उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, वो भी आधुनिक कला पर। ठीक है, भालों, तलवारों, पुराने किस्म की बंदूकों से वो लड़ रहे थे, जिससे कि और क्या था, ब्रिटिश के पास अच्छे आधुनिक युद्ध कला वाले अस्त्र शस्त्र थे जो इन पर भारी पड़ गए। ठीक है, विद्रोहियों के पास सत्ता छीनने के बाद कोई सुनिश्चित कार्यक्रम नहीं था। उनके पास कोई सामान्य कार्य योजना भी नहीं थी। कोई योजना, कोई कार्य, किसी तरह की सुविधाएं व्यवस्था नहीं की गई थी। ठीक है, जिससे क्या था, और फिर ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो विभिन्न भागों में विद्रोही आपस में तालमेल कर सके, परस्पर सारी चीजें, सारी जानकारी दे सके। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय सक्रिय तथा प्रेरणादायी नेतृत्व प्रदान करने के लिए वृद्ध होने के कारण सर्वथा अयोग्य था। नाना साहब में दूरदृष्टि तथा दृढ़ निश्चय का अभाव था। देखिए, विद्रोह में जो था नेता बहादुर देशभक्त थे, लेकिन योग्य सेनापति नहीं थे। इसके विपरीत जो ब्रिटिश थे, जिसमें कि देखिए हैवलॉक, निकलसन, आउट्रम, कैम्पबेल आदि अनुभवी योग्य सेनापति रहे, जिससे कि ब्रिटिश लोग सफलता प्राप्त किए। ठीक है, विद्रोहियों के पास धन तथा अन्य संसाधन की कमी थी। ठीक है, उनके पास थे भरपूर सैनिक तो थे, लेकिन धन तथा अस्त्र शस्त्र, टेलीग्राफ, संचार के अन्य साधन, जिससे कि वो एक दूसरे से परस्पर संबंध रख सके, इन सभी की कमी थी। ठीक है, किसानों ने राजस्व रिकॉर्ड तथा महाजनों के बही खाते नष्ट कर दिए। तत्पश्चात वे निष्क्रिय हो गए। गांव वालों ने महाजनों पर आक्रमण किया तो वे विद्रोहियों के विरुद्ध हो गए। बंबई, कलकत्ता, आपस में किसानों और महाजन में लड़ाई झगड़े होने लगे। बंबई, कलकत्ता, मद्रास आदि बड़े नगरों के व्यापारियों ने ब्रिटिश लोगों की सहायता की, क्योंकि उनके हित अंग्रेजों के हाथों में सुरक्षित थे। शिक्षित भारतीयों ने भी विद्रोहियों की सहायता नहीं की। उनका यह विश्वास था कि ब्रिटिश लोग देश में सामंतशाही शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं तथा देश में प्रगति का नया युग ला रहे हैं। बंगाल के सैन्य टुकड़ियों के निजी चरित्र भी विद्रोह की असफलता के कारण उत्तरदायी रहे। वे उद्दंड स्वभाव के थे, अतएव जहां भी वे भेजे गए उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा गया। तो इस तरह से अगला, विद्रोहियों ने किसानों की उपेक्षा की। विद्रोह में सहायता प्राप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों से अपील की गई, किंतु किसान जो संख्या की दृष्टि में सर्वाधिक थे, उनकी उपेक्षा की गई, अतएव विद्रोहियों को उनकी संवेदना नहीं मिल सकी। वर्ष 1857 ईस्वी में अनेक अर्थों में ब्रिटिश लोगों के अनुकूल था। वर्ष 1857 ईस्वी अनेक अर्थों में ब्रिटिश लोगों के अनुकूल था। वर्ष 1856 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो चुका था। चीनी युद्ध भी समाप्त हो गया। ब्रिटिश लोग भारतीय विद्रोह को दबाने के लिए स्वतंत्र थे। अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से भी भारतीय विद्रोही अलग थलग रहे।
ब्रिटिश लोगों का समुद्र पर नियंत्रण था, उनके निर्देश पर विदेशों से सेनाएं उन्हें उपलब्ध थी। अब आ जाइए विद्रोह के प्रभाव। पहला देखिए 1857 के विद्रोह ने अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया। भारत का शासन ब्रिटिश ताज के हाथों में स्थानांतरण हो गया। ब्रिटिश कैबिनेट में एक मंत्री को भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, जो भारत के प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। अब विद्रोह के बाद का प्रभाव बता रही हूँ बच्चों। नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा के द्वारा भारतीयों से बेहतर व्यवहार आश्वासन दिया, बेहतर व्यवहार का, कि अब हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आप शांत हो जाओ, ऐसा कोई झगड़ा मत करना दोबारा। ब्रिटिश लोगों की हत्या में सम्मिलित लोगों को छोड़कर अन्य सभी विद्रोहियों को सामान्य रूप से माफी दे दी गई। ठीक है, राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। देशी शासकों को आश्वासन दिया गया कि उनके अधिकारों तथा सम्मानों की रक्षा की जाएगी। ताज ने वायदा किया कि भारतीयों की सामाजिक धार्मिक परंपराओं तथा प्रथाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रशासन में भारतीयों को भी सम्मिलित करने का आश्वासन दिया गया। उन्हें विधान परिषद में भी सम्मिलित करने का निश्चय किया गया। सेना का पुनर्गठन किया गया। बंगाल सेना समाप्त कर दी गई। सामुदायिक रेजिमेंट बनाई गई। सेना में ब्राह्मण तत्वों को घटा दिया गया। उनके स्थान पर गोरखों, सिख, जाट, राजपूत, पंजाबी तथा बाद में पठानों को भी सम्मिलित किया। पुरानी आर्टिलरी में केवल यूरोपीय लोगों को स्थान दिया गया। सन 1857 के विद्रोह ने भारतीयों तथा अंग्रेजों के मध्य बेहद कटुता उत्पन्न कर दी। विद्रोह के पश्चात भारत पर लंदन के नियंत्रण को कड़ा कर दिया। भारत में विदेश नीति के स्थान पर आंतरिक विकास के प्रति अधिक रुचि दिखाई जाने लगी। इस विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश लोगों ने बांटो तथा राज करो की नीति अपनाई, जिससे भारतीयों में एकता स्थापित हो गई। ठीक है, सन 1857 का विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारतीयों को स्वतंत्र कराने का एक महान संघर्ष था। इससे राष्ट्रीय आंदोलन का पथ प्रशस्त किया तथा भावी स्वतंत्रता के संघर्ष हेतु प्रेरणा प्रदान की। कुलीन तथा कृषकों की सहभागिता, अब इसको देखते हैं। सन 1857 के विद्रोह के दौरान अवध तथा पश्चिमी प्रदेश के किसानों ने स्थानीय जमींदारों द्वारा किए गए उत्पीड़न को भूलकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष किए, उनसे हाथ मिला लिया। विद्रोह के दमन के पश्चात उनसे उनकी भूमि छीनकर जमींदारों को सौंप दी गई। अब वे भूमि के स्वामी होने के स्थान पर जमींदारों की दया पर निर्भर काश्तकार मात्र बनकर रह गए। मेरठ के किसानों को विद्रोह में भाग लेने के दंड स्वरूप अतिरिक्त लगान भरना पड़ा। कुलीन भारतीयों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश लोग देश में नई प्रगति लाने के लिए सामंतवादी शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सब चीजें देखने को मिली। 1857 की क्रांति में बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारी चीजें सामने आई निकलकर। इस पार्ट में हमने बहुत अच्छे से देखा शब्दावली। चलिए, इन्फेंट्री का अर्थ है सेना की शाखा जिसमें पैदल सैनिक सम्मिलित होते हैं। गदर, सैनिकों द्वारा किया जाने वाला विद्रोह गदर कहलाता है। सिपाही, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिक सिपाही कहलाते। ठीक है, सारांश देख लीजिए। सन 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक महान संघर्ष रहा है। ठीक है, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। अंग्रेजी इतिहासकारों तथा ब्रिटिश सरकार ने इसे सैन्य विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि अनेक भारतीय इतिहासकार इस विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहते थे। विद्रोह के अनेक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सैन्य कारण थे। विद्रोह का तात्कालिक कारण राइफलों में चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग की घटना थी। ठीक है, विद्रोह 9 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ। 10 मई को घुड़सवारों से जेल पर आक्रमण कर बंदी सैनिकों को छुड़ा लिया तथा अनेक ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। विद्रोह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, झांसी, रुहेलखंड तथा आरा में फैल गया। बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे, अजीमुल्ला आदि विद्रोह के प्रमुख नेता रहे। विद्रोह को पूर्णतः
1959 ईस्वी में दबा दिया गया। संगठन तथा संसाधनों की कमी के कारण विद्रोह असफल रहा। ठीक है, विद्रोह के दूरगामी प्रभाव हुए, कंपनी का शासन समाप्त हो गया तथा कानून का शासन ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गया। अब कंपनी खत्म हो गई थी, इससे पहले कंपनी शासन कर रही थी, अब सीधा कानून ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गया। अभ्यास कार्य, चलिए बच्चों सही विकल्प पर सही का चिन्ह देखिए। पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। चलिए देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरता पूर्वक लड़ते हुए ग्वालियर में शहीद हो गई। अगला देखिए, बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट किसने बनाया? देखो वैसे तो व्यक्तिगत रूप से रानी लक्ष्मीबाई ने नहीं बनाया, लेकिन वे शामिल थी रानी लक्ष्मीबाई। सन डैश ईस्वी के प्रारंभ तक विद्रोह को पूर्णतया दबा दिया गया। कब? 1859 में। हाँ देखिए, बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में कब हुई? 1862 में। ठीक है, चलिए बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहा देखिए, डैश ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा। भारतीय इतिहासकारों ने। भारतीय इतिहासकारों ने इसे क्या कहा? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध। हाँ देखिए, सन 1857 के विद्रोह में डैश ब्रिटिश शासकों के प्रति वफादार रहे। राजपुतानी। राजपुताना। ठीक है, अगला देखिए, तात्या टोपे डैश सेनाओं के कमांडर थे। नाना साहब के सेनाओं के। विद्रोह स्थानीय रूप से सीमित था। अगला देखिए, ब्रिटिश लोगों का भारत पर नियंत्रण था, तभी तो वो सफल हो गए। क्योंकि देखो पूरे भारत में कुछ भाग ऐसे थे जो इस विद्रोह में शामिल नहीं थे, जो क्या थे, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सके, जैसे कि दक्षिण भारत और राजस्थान के कुछ हिस्से, कश्मीर, ये सब क्या थे, इस विद्रोह में शामिल नहीं थे। तीसरा देखिए, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। बहादुर शाह द्वितीय को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया। सही। घोषित किया गया। सही। हाँ देखिए, मंगल पांडे ने मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। गलत। अगला देखिए, नाना साहब में दूरदृष्टि तथा दृढ़ निश्चय का अभाव था। सही। अगला देखिए, झांसी की रानी एक अनुभवी सेनापति थी। गलत। अगला देखिए, निजाम ने विद्रोहियों का समर्थन किया था। गलत। ठीक है, चौथा सही मिलान कीजिए। नाना साहब पेशवा बाजीराव दत्तक के पुत्र। ठीक है, दत्तक पुत्र क्या होता है पता है? जो गोद लिए जाते हैं। ठीक है, अब बेगम हजरत महल अवध में विद्रोही की नेता थी। कुंवर सिंह आरा में। ठीक है, बिहार के आरा में। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में विद्रोही नेता, और सैयद अहमद बरेलवी रुहेलखंड में विद्रोही नेता। ठीक है, चलिए बच्चों, विषय निष्ठ प्रश्न अभ्यास 5 और 6 संक्षेप और विस्तार में इन प्रश्नों का उत्तर पाठ के अनुसार देने का प्रयास करेंगे तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।